नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं लवनी विनीत। जवाब आज उनसे चाहिए होगा जो रील के लिए रण कर रहे हैं। दरअसल नेपाल में 18 मौतें और 200 घायलों के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू हो चुका है। नेपाल में आज सुबह से ही देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा है। नेपाल में सुबह से तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई जनरेशन जेड के युवा कर रहे थे, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच की है, जिन्हें जेनजी कहा जाता है। दरअसल आज सोमवार सुबह करीब 12,000 से अधिक युवा प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर प्रवेश कर गए, जिससे नेपाल का पूरा राजनीतिक माहौल हिल उठा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल के इतिहास में संसद भवन में घुसने का यह पहला मामला है। अब तक कभी भी नेपाल की भूमि पर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार ये तस्वीरें भी नेपाल से नजर आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्रशासन ने राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास के आसपास के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत कुल 26 प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया गया था। नेपाल सरकार की मानी तो ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। दरअसल मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को 28 अगस्त को आदेश जारी करके 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का समय दिया था, जो कि 2 सितंबर को खत्म हो चुका है। वहीं सरकार का यह तर्क रहा कि रजिस्ट्रेशन के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग फर्जी आईडी, हेट स्पीच, साइबर अपराध और गलत सूचनाएं फैलाने में हो रहा था। तय समय सीमा के बाद नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को इन 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। हालांकि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ टिकटॉक और वाइबर में यह अंतर आया कि वाइबर और टिकटॉक ने समय पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और इसलिए उन पर बैन नहीं लगा था। वास्तव में इन 26 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन न कराने की मुख्य वजह यह रही कि नेपाल सरकार ने प्रत्येक प्लेटफॉर्म को लोकल ऑफिस स्थापित करना, लोकल अधिकारी नियुक्त करना, कानूनी नोटिस का जवाब देना और यूजर डेटा सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया था। डेटा प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से ये नियम पश्चिमी कंपनियों को अत्यधिक सख्त लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत या यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि स्थापित कर देती हैं क्योंकि वहां यूजर बेस बहुत बड़ा होता है। लेकिन नेपाल के मामले में यह खर्च बहुत अधिक था क्योंकि नेपाली यूजर बेस छोटा है और इसलिए इन कंपनियों ने सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वर्तमान में नेपाल में दोपहर 3:15 बजे के बाद से बिना वीपीएन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुनः सक्रिय हो चुके हैं। प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पथराव किया, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। अब तक की स्थिति यह है कि नेपाल में कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और अब ऐसे में सवाल यह है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की क्या सभी मांगे मानेगी? आंदोलन केवल मांगों तक ही सीमित रहेगा या फिर प्रदर्शन देशव्यापी राजनीतिक संकट बनेगा? हिंसा का नेपाल पर क्या असर होगा, ये बड़ी बातें हैं और यह भी कहा जा रहा है कि क्या इन कंपनियों पर बैन लगाकर सीधे सीधे जो अमेरिका की कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाया गया है, उन पर बैन लगाकर नेपाल में चाइना की विस्तारवादी नीति को और ज्यादा आधार दिया गया है। आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। उसके पहले आइए आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आज के अतिथियों से आपका परिचय कराने से पहले देखिए संसद के बाहर कैसे प्रदर्शन हो रहा था, संसद पर सड़क पर किस तरह से भारी बवाल था। ये जन आक्रोश जेनजीज का है। 1997 के से 2012 के बीच की जो जनरेशन है, खास तौर से
जेनजीज उन्हें बोला जाता है और ये वो जेनजीज हैं जिनका ये कहना था कि दरअसल सरकार का ये फैसला उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ी चोट है। बहुत सारे जेनजीज ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद हुई है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसे भी आधार मिल रहा था। ओली सरकार खतरे में थी और यही वजह रही कि यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन में पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। 18 मौतें हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं। एक एक करके एक तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आज का आंदोलन, आज का यह हिंसक प्रदर्शन नेपाल और नेपाल की सरकार और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देकर गया है। आज खास तौर से चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आखिर नेपाल में सोशल मीडिया को जिस तरह से हथियार, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दरअसल तख्ता पलट के लिए भी सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा था और यही वजह रही कि ये बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही साथ ये भी उठ रहा है सवाल कि क्या जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और ज्यादातर उन कंपनीज पर बैन लगाया गया जो अमेरिकी कंपनीज थी, चाइना को क्या यहां पर आधार दिया जा रहा है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है जो आज इस चर्चा में अतिथियों के बीच हम रखेंगे और उनका जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अब आइए आज के गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त चीन से सीधे जुड़ रहे हैं सुमित जैन जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, अजय जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है अजय जी। और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी बॉस भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बनी। मैं सबसे पहले सुमित जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज जो हुआ वो पहली बार हुआ है नेपाल की जमीन पर और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये वही जनरेशन है जो ओली सरकार की भ्रष्टाचार से, ओली सरकार की तानाशाही से परेशान थी और सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा आधार बना रही थी अपने इस जन आंदोलन के लिए। आज जो नेपाल में हुआ किस तरह से आप उसे लेते हैं सुमित जी? है बेशक नेपाल का हो या भारत का हो, सब जगह सेम है, सबकी एस्पिरेशंस भी सेम है। आपको याद होगा 2020 में जब हमारे यहाँ पर गलवान या डोकलाम के टाइम पर मोदी जी ने 250 से ज्यादा ऐप्स को बंद कर दिया था, वो भी कम्युनिकेशन के ऐप्स थे या कोई प्लेइंग ऐप्स थे जो चाइनीज ऐप्स थे, हमने बंद करे लेकिन इतना भी उफ नहीं हुआ। तो ऐसा क्या चक्कर है कि अमेरिकन ऐप्स बंद होते हैं नेपाल के अंदर और आग लग जाती है। और आपको मालूम है कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। जो ये यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर इतनी नहीं होती कि वो पार्लियामेंट का घेरा डाल दें या पार्लियामेंट का कर दें, ये ऑर्केस्ट्रेट होता है। और जैसे ही अमेरिका को दिखा, आपको मालूम है कि अमेरिकन जो बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा ही अपनी धांधली को या अपने जो दबदबा है उसको अपने हाथ से निकलते हुए देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये इनको भड़काया। और आपको मालूम है कि जो दंगे होते हैं उसमें सिर्फ 10-15 लोग होते हैं जिनको आपने पैसे देकर आगे दंगे करवाने के लिए भेजा होता है, बाकी तो सिर्फ भीड़ उसके पीछे लग जाती है। दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। और इसके दो रीजन है। नेपाल तो एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है दो पावर्स के लिए, एक है चाइना, दूसरा है अमेरिका। चाइना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है, एससीओ की मीटिंग में भी आपसे वहां पर एक जो रेफरेंडम हुआ है कि जो वेस्टर्न सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनके ऊपर रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी। और जो बड़े कंट्रीज होती हैं वो कभी भी अपने कंट्री में वो टेस्टिंग ग्राउंड नहीं करते हैं। सपोजिंग ले लीजिए कि वहां पर दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, एक भारत था और दूसरा था चाइना, और दोनों ने नेपाल को यूज किया एक टेस्टिंग ग्राउंड करने के लिए कि वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा। और हमारे सामने है कि वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने 15 अगस्त को ऑलरेडी बोल दिया है कि भारत को अपना सोशल मीडिया क्रिएट करना पड़ेगा। और मोदी जी अगर बोलते हैं इसका मतलब है 50-60% ऑलरेडी काम हो चुका है। हमारा सोशल मीडिया अगले 5-6 महीने में हमारा अपना आ जाएगा। नहीं सुमित जी, लेकिन एक चीज जरूर, क्योंकि आप चाइना में ही बैठे हुए हैं। देखिए चीन के लिए कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति
यही नीति तो लेकर चीन चला है। और अभी कुछ दिन पहले एससीओ पर ही हमारी और आपकी बात हो रही थी और आपने इस बात पर सहमति भी दर्ज कराई थी कि चीन को भी एक बड़ा जवाब है भारत की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए गए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, सिर्फ अमेरिकी सोशल साइट्स को उनको बंद कर देना और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको पूरी तरह से हावी कर देना, ये भी तो घातक है ना। नेपाल तो चाइना की हाथ की कठपुतली बना हुआ है, क्या ये घातक नहीं है? लेकिन देखिए, आपने पहले शुरू में बोला कि एक डेडलाइन था कि जिस डेडलाइन में अपने रजिस्ट्रेशन को करवा दिया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा कर दिया, उनकी परमिशन दिया हुआ है। अगर उन्होंने अपनी परमिशन को पूरा किया है, उसमें चाइना की गलती क्या है? मैं ये कोई चाइना की साइड नहीं ले रहा हूं। अब जस्ट सेइंग कि जब एक नॉर्म्स हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अमेरिका को लगता है कि भी हमारी धांधली है, हमें कोई रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, हम नहीं, तो करेंगे। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना साहब कि नॉर्म्स तो एक बहाना है, निशाना तो कहीं और था, क्योंकि तख्ता पलट के लिए इसे एक बड़ा आधार बना लिया गया था। मानते हैं आप इसे? देखिए, नेपाल के अंदर तख्ता पलट है, वहां पर राजा को लेके आने की कोशिश है, ये बहुत देर से चल रहा है। अब यहाँ पर एक, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमेशा ही टेस्टिंग ग्राउंड्स, जो बड़ी पावर्स हैं वो अपने देश में टेस्टिंग ग्राउंड नहीं करती हैं, वो दूसरे छोटे कंट्रीज में टेस्टिंग ग्राउंड करती हैं। नेपाल को चाइना भी यूज कर रहा है एज ए टेस्टिंग ग्राउंड, भारत भी कर रहा है। अगर आज नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं तो भारत में भी हो रही है, लेकिन जो तो ये टेस्टिंग ग्राउंड कैसे हो गया? ये तो एक अकेला हिंदू राष्ट्र था सुमित जी, एक अकेला ऐसा हिंदू राष्ट्र था जिसमें जबरन धर्मनिरपेक्षता थोप कर उस हिंदू राष्ट्र के अस्तित्व को भी खत्म कर दिया गया। तो भारत तो उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। भारत नेपाल को कभी भी व्यापारिक मित्र नहीं मानता है। भारत का अगर नेपाल से संबंध देखेंगे तो रोटी और बेटी का संबंध है। इसीलिए चाइना की सोच और भारत की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप बार बार चाइना से अगर भारत को कंपेयर करेंगे तो ये सही नहीं होता, क्योंकि भारत की सोच में ये विस्तारवादी सोच नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ चलता है। ये मैं आपके पास आगे आती हूँ, अभी बहुत सारी समय बाकी है, बहुत चर्चा करने, लेकिन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। शालिन जी भी हैं, बनी जी भी हैं और अजय जी भी हैं। शालिन जी, आपके पास आते हुए, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात यहाँ पर सब कही जा रही है। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो सोशल मीडिया पर जो युवाओं का जो क्रेज है उस पर जुड़े रहना, उस पर अपनी बातें करना, जब ये डिसीजन लिया गया तो उन्होंने इसे सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यह प्रहार किया गया। मानते हैं आप इसे? शैलेंद्र जी। जी 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 जी, देखिए लावनी जी, आज की जो जनरेशन है जिसको जेन जेड कहा जा रहा है, ये सोशल मीडिया से इतना बुरी तरीके से प्रभावित हैं कि बिना सोशल मीडिया के इनका जीवन आज के डेट में नहीं चल पा रहा है। चाहे इंडिया हो, नेपाल हो या कोई अदर कंट्री हो। और किसी भी देश में यदि कोई क्रांति लानी है, किसी चीज का कोई विरोध करना है, तो सोशल मीडिया उसका एक सबसे बड़ा उचित माध्यम है। और वही नेपाल में हो रहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया तो यंगस्टर बिल्कुल खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ हो गए और पार्लियामेंट तक जा पहुंचे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। और जहां तक भारत, नेपाल और चाइना नेपाल की बात है, जो सुमित जी बता रहे थे कि भारत और चाइना उसको एज ए टेस्टिंग ग्राउंड यूज करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम लोग तो समाज के ताने बाने को देख रहे हैं। हो सकता है सुमित जी एक्सपर्ट हो, उतना हम लोगों को नहीं पता हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हम ये बताना चाहेंगे कि भारत का नेपाल के साथ केवल व्यापारिक रिश्ता नहीं है। भारत का नेपाल के साथ बहुत आत्मीय रिश्ता है, रोटी और बेटी का रिश्ता है, शादी विवाह का रिश्ता है। एक दूसरे से हम लोग रिश्ते करते हैं, तो हम लोग कभी भी उसको एज ए टेस्टिंग ग्राउंड यूज नहीं कर सकते कि उसको हम नेपाल को टेस्टिंग ग्राउंड यूज करें और वहां पे ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए कि वहां का यंगस्टर, वहां का युवा जाके नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की ऐसी कोई बात इंडियन गवर्नमेंट ने की होगी या इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा है। चाइना ऐसा कर सकता है क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी देश है, उसकी नीतियां विस्तारवादी हैं, लेकिन इसका कारण कुछ और होगा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि युवा सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकता। आज का युवा चाहता है कि सोशल मीडिया, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि चाहे भारत हो, नेपाल हो या कोई और कंट्री हो, एक यंगस्टर जो 18 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का है,
कम से कम दिन में, एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिन में कम से कम 4 से 5 घंटा वो अपना सोशल मीडिया पे बिताता है। उसका एंटरटेनमेंट का साधन, ठीक है, उसका आप टाइम ये पास कह रहे करने का हैं कि साधन सोशल मीडिया से युवा दूर नहीं रह सकता है, लेकिन बनी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि सोशल मीडिया हम इसको चाहें तो पॉजिटिव वे में यूज करें, हम इसे चाहें तो नेगेटिव वे में यूज करें, क्योंकि ये तो हमें तय करना है। क्या आप ये मानते हैं कि जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि युवा दूर नहीं रह सकता और इसलिए ये आक्रोश था, या इसके पीछे वाकई बात कुछ और थी? क्योंकि यहाँ का जो युवा था वो वर्तमान सरकार से बहुत परेशान नजर आ रहा है और उसने सोशल मीडिया को अपनी इस वर्तमान सरकार की तानाशाही को उजागर करने का एक बड़ा हथियार बना लिया था, और जब ये बैन हुआ तो वो आक्रोश आया। किस तरह से आप इस आक्रोश को देख रहे हैं बनी? तो मैम, जैसा कि सर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से आजकल की युवा दूर नहीं रह सकती, हालांकि मैं सर को जानता नहीं हूँ। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है बनी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो सर कह रहे हैं कि आजकल की युवा मैम दूर नहीं रह सकती, तो बिल्कुल सही कहा सर ने, युवा दूर नहीं रह सकती। क्योंकि सर अगर 12 घंटा जॉब करते होंगे, जितना पैसा कमाते होंगे, आजकल के युवा एक वीडियो डाल करके उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा कमा लेती है सोशल मीडिया पे। तो मैम परिवर्तन तो देखो हो रहा है। और रही बात सोशल मीडिया की, मैम देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल आपने देखा होगा 1 सेकंड में वीडियोस वायरल हो जाती है। कोई पुलिस वाला घूस लेता है, कोई नेता गलत काम करता है, तो वीडियोस 1 सेकंड में वायरल हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार इन सारी चीजों पे पाबंदियां तो लगाएंगी, क्योंकि यूथ इतनी ज्यादा समझदार हो गई है मैम कि वो सबको 1 सेकंड में वायरल कर देती है। ठीक है, तो मैं सर की बात से एग्री तो नहीं करता कि सोशल मीडिया पे सारे दिन यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर बैठे रहते हैं, और अगर बैठे भी रहते हैं सर तो वो टाइम पास नहीं कर रहे, वो कुछ काम धंधा ही कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा मैम। अजय जी, आप किस तरह से ले रहे हैं इस पूरी की पूरी परिस्थिति को, आज जो नेपाल में हुआ? देखिए, ये ऐसा है, हकीकत ये है कि नेपाल और जो है भारत और चाइना के बीच में दोनों देशों से उसके अच्छे रिलेशन हैं। ओली जो हैं ये कम्युनिस्ट समर्थक हैं और चाइनीज़ समर्थक हैं। अब भारत और चाइना के जो कि रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, कई रास्ते, नेपाल के रास्ते से, उत्तराखंड के रास्ते से, कश्मीर के रास्ते से और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत के व्यापार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये सब देख करके अमेरिका ने एक साजिश की है, और साजिश के तहत ट्रंप ने बड़ा पैसा खर्च किया, ख़ास तौर से बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने वहाँ पे उपद्रव कराने की। ये पूरी एक साजिश है। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ 77 में, 78 में जिस समय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, विदेश मंत्री के रूप में चाइना गए थे, उस समय भी अमेरिका ने हुस्का करके एक कंट्री से चीन को लड़ा दिया, अटल जी आ गए थे, जबकि दोनों देशों पे बहुत मजबूत संबंध होने जा रहे थे। ये एक साजिश की जा रही कि हमको हमारे पड़ोसी से लड़ाने की। अब चाइना चूँकि काफ़ी झुक गया है, रशिया मेरे के साथ है, दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, और ट्रंप जो है वहाँ के पार्लियामेंट में भी हो रहे हैं, वहाँ की कोर्ट भी ट्रंप के खिलाफ डिसीजन दे रही, मोदी का फेवर कर रही, इसलिए हुआ। दूसरी आपको बता दें, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, बैन नहीं किया है, 7 दिन का समय दिया, उसके लिए बैन किया, ऑल टाइम्स के लिए नहीं, चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, हर जगह जरूरी है रजिस्ट्रेशन। ऐसा ही भारत में भी मोदी ने किया था, परंतु मोदी ने उसका मुकाबला किया। जब मोदी ने किया तो उस समय जो डॉकलाम वो चाइना वाला जो मामला था उस पर किया, उस समय भी चाइना, अमेरिका, तमाम कंट्रियों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी भारत में, परंतु भारत ने उस दबाव को कुचल दिया। ये एक रिहर्सल, अब यही नहीं, पहले भी आंदोलनकारियों ने, ये पूरा इसमें साजिश है, CIA का हाथ है, CIA का हाथ है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ। हाँ, ये भी सच है कि ओली की जो मानसिकता रही है, पहले वो थोड़ी अधिनायक बात की रही है, इस पे ये बहाना ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो एक प्रकार से निजता का उल्लंघन हो रहा है और वाक्य की स्वतंत्रता पे हनन हो रहा। परंतु ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया, दूसरी मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी 2026 को भारत में 26 जनवरी के बाद सोशल मीडिया टोटल इंडिया पे डिपेंड हो जाएगा। मोदी ने उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। मोदी ने परसों भी किया है, कल भी बीजेपी के सांसदों के बाद इस पे मीटिंग की है,
ठीक। और परसों भी की। सिर्फ ये भारत सोशल मीडिया में सक्षम होगा ठीक है। और नेपाल भी होगा, इसलिए ये अमेरिका के इशारे पर ये हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का सामान नहीं बिक रहा। सुमित जी ये कह रहे हैं कि दरअसल सीधे सीधे ये सब कुछ अमेरिका का किया हुआ है, क्योंकि ये टैरिफ जो हुआ उसके बाद जो भारत ने एक्शंस लिए, इसके बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उससे अमेरिका बहुत परेशान है। और ये सब अमेरिका का ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड तैयार किया है वो अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से ये बैकग्राउंड पूरा तैयार किया गया है तो यहाँ पर एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि भाई अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होता तो वो कोई भी अमेरिकी कंपनी होती, उसको भी प्लेटफॉर्म मिला होता, उसको क्लोज किया ही नहीं गया होता। यहाँ तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन, यहाँ तो सीधे सीधे जो आदेश है अगर कोर्ट के माध्यम से आया है उसका उल्लंघन, उसके बाद सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। फिर क्या इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, इसका नाम लाना, क्या ये जायज लगता है आपको? अपनी बात पे बिल्कुल सटीक बैठा हूं कि जो कुछ हो रहा है अमेरिका इज बैटल्ड, उसको मालूम है कि जो मैंने पहले बोला था आपको कि टेस्टिंग ग्राउंड को दंगे वाले टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, जिसकी बात मैं बोल रहा था। हमें मालूम है कि हमने अपने कंट्री में सोशल मीडिया को बैन करना है। अमेरिका को मालूम है कि भारत में मोदी जी पूरी स्पीड पे लगे हैं कि जिस तरह से चाइना में पूरा अमेरिका का सोशल मीडिया बैंड है, वैसे ही भारत में भी बैन होगा। ये बंद होंगे सारे जो ये नैरेटिव चलाते हैं, अपने 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 एजेंडास को ये स्प्रेड करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और यहां तक कि जो रशिया है उसने व्हाट्सएप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, बैन कर दिया है रशिया के अंदर। यानी कि अगर चाइना जो कर रहा है, रशिया ऑलरेडी कर रहा है, भारत भी करने वाला है। एंड जब मैं टेस्टिंग ग्राउंड की बात बोलता हूं, टेस्टिंग ग्राउंड का मतलब है कि जो हमने सोशल मीडिया को बैन करना है, उसके बाद वेस्टर्न पावर्स का रिएक्शन क्या आएगा वो हमने टेस्ट करना था, वो टेस्ट कर लिया। ये तो हमें पता नहीं था कि इतने दंगे होंगे। अमेरिका ही इसके पीछे है, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर भारत की मार्केट उसके हाथ से निकलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनी अर्निंग एंड कमाने का एक धंधा है। भारत बहुत बड़ी मार्केट है, अगर इतनी बड़ी मार्केट उसके हाथ से निकलेगी, अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बात है कि इनकम का सोर्स है, दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अपने नैरेटिव वॉर में वो हार जाएगा। आज ये भारत में जो एजेंडा इनको चलाना होता है, ये हमारे कंट्री में चलाते हैं थ्रू देयर ओन सोशल मीडिया, जिसको इन्होंने, अगर आप मोदी जी की फेवर में कोई वीडियो बनाती हैं तो आपका वीडियो नहीं चलेगा, लेकिन एंटी मोदी जी सारी वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं एक घंटे में। ये आपको मालूम है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये जैसे जैसे नेपाल के अंदर भी इन्होंने सारे एप्स को बंद किया है, उससे एक ही काम होगा कि जो नैरेटिव है कभी गवर्नमेंट के खिलाफ, कभी भारत के खिलाफ। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 1 या 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपने अकाउंट के ऊपर, और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर भी किया था कि नेपाल के अंदर जितने भी सोशल मीडियाज हैं वहां पर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत के लोग आपके अगेंस्ट हैं, नेपालियों को वो थोड़ा सा नींद उसमें देखते हैं, और ये सारा कुछ चाइना की तरफ से वहां पे स्प्रेड किया गया था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। वो सारा ये फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब इसको यूज करते हैं भारत के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए, उनको हमारे खिलाफ खड़ा करने के लिए। आज अगर उन एप्स को वहां पे बंद किया गया है तो अमेरिका को मिर्ची लगनी थी। और इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब कुछ जैसे ये अजय जी ने बोला, मैं 100% सहमत हूं, ये अमेरिका ही करवा रहा है। ठीक है सर, मैं एक चीज जो मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात तो तय है कि जो भी इस तरीके की सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे भारत विरोधी गतिविधियां हमने देखी कि कैसे रही और किस तरीके से एक परसेप्शन और नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन ये भी तो एक सच है ना, ये मैं अजय जी आपके पास आ रही हूँ, ये भी एक सच है कि यही वो सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनके माध्यम से ओली सरकार के खिलाफ जो तानाशाही जिस तरीके की उनकी तरफ से चली, या राजा की वापसी की बात होती रही, या हिंदू राष्ट्र की बात होती रही, तो इसी सोशल मीडिया ने ही उसे भी बल दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इनको बैन करने से वो जो एक आंदोलन चल रहा है, राजा वापस लाओ, हिंदू राष्ट्र वापस लाओ, क्या उस पर कहीं ना कहीं से एक फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका पर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन नेपाल की जो अस्मिता थी जिसके लिए लोग उतरे हुए थे, उस अस्मिता को भी तो इससे आघात पहुंचेगा। अजय जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इन्होंने गड़बड़ कर लिया। अब बांग्लादेश में पोजीशन है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जा रही है, वहाँ शेख हसीना वाजिद दोबारा आएंगी। अब नेपाल जो था वो भारत के हिसाब से चल रहा था। इन्होंने जब ये देख लिया
कि अमेरिका ने कि नेपाल भी भारत और चीन के उस पे, तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम एशिया से बाहर हो गए। और वास्तव में अमेरिका एशिया से बाहर हो गया। नहीं, एक चीज मुझे समझाइए, नेपाल भारत के हिसाब से कैसे चल रहा था? ओली सरकार तो मैं आपको बता दूं, हाँ। नेपाल और भारत के ये रिलेशन है कि जब भी मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं सबसे पहले भूटान और नेपाल जाते हैं। आज नेपाल के लोग कहते हैं, आम पब्लिक कहती कि हर भूकंप में सहायता दे। अमेरिका वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में काम कर रहा है और भारत के अगेंस्ट में वहाँ पर ख़ास तौर से माहौल बना रहा। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बैन नहीं, 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है। वहीं बाइबर और टिकटॉक पे नहीं, चूँकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन जरूरी है, हर कंट्री में ज़रूरी है। यही नहीं, कुछ ऐसी कंट्रियाँ जो आतंकवादी कंट्रियाँ हैं उनमें भी रजिस्ट्रेशन मस्ट भी। ये बगैर रजिस्ट्रेशन अपने लोकल लेवल पर अपने आदमियों से अमेरिका करा रहा था। अब चूंकि ऐसा नहीं हो पा रहा, ये निश्चित तौर पे एक कोल्ड वॉर है अमेरिका के द्वारा। तो ये अमेरिका द्वारा किया गया एक कोल्ड वॉर है। क्या शालीन जी आप भी इसे एक कोल्ड वॉर की तरह देखते हैं? इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बार बार हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का किया हुआ है, भारत और चीन अब समीप आ रहे हैं, बहुत कुछ नेपाल में बदलेगा, लेकिन चीन के ऊपर क्या आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शैलेंद्र जी देखिए, चीन में बैठे हुए हैं सुमित जी, उन्होंने इंकार कर दिया। चीन में बैठकर भी वो कह रहे हैं कि चीन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि नेपाल में अगर, हाँ शैलेंद्र जी मैं आपसे भी लूंगी जरूर। चीन हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त रहा है कि जिस पर हम आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ना कल कर सकते थे, ना आज कर सकते हैं, ना कल करेंगे। भले ही हम पहले कहते थे कि हिंदी चीनी भाई, लेकिन ये कभी भाई भाई नहीं हो सकते। हाँ। ये कब हमारी पीठ में छुरा घोंपने, इसका किसी को एहसास नहीं है। जो इन्होंने गलवान में किया उसको कोई भूल नहीं सकता, कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। लेकिन हमारे जवानों ने उसका भरपूर जवाब भी दिया है। और जहां तक बात यह है कि सोशल मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया गया, देखिए सोशल मीडिया को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के फरमान को, उनके कानून को मानना ही पड़ेगा। उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और सरकार ने उसके लिए टाइम भी दिया हुआ है। यदि आप रजिस्टर नहीं करेंगे, यदि अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं करवाएंगे तो आपका प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। सीधी सी बात है। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है और हर कंट्री में ऐसा होता है। ठीक है बनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया होता तो ये सिचुएशन होती ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों रुका जा रहा था? ये तो भाई, ये तो एक कानून था और ये ज़रूरी भी है। आप किसी देश में अगर इस तरीके से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड यू हैव टू फॉलो इट। तो इससे दिक्कत क्यों आती है? क्यों दिक्कत आती है इससे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम देखो, मुझे दिक्कत और परेशानी तो बस सिंपल सी यही लग रही है कि जो यूथ, जितनी मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ, जितना यूथ वहां जाके प्रदर्शन कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन उनकी वजह से बाकी जो बंदे मेहनत करके सोशल मीडिया पे 10-10 साल से आज उन्होंने एक मुकाम बनाया है, जो मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से वो लोग भी गुजर रहे हैं कि मतलब उनकी वजह से अगर सोशल मीडिया वहां बैन हो गया है तो उसमें उन सब की क्या गलती है? जो कि रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर कर रहे हैं, काम भी प्रॉपर कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उन सब की क्या गलती है उसमें? देखो परेशान तो उसमें हर कोई हो रहा है ना। अगर बैन ही करना है, अगर ढंग से ही बैन करना है तो फिर पूरे इंडिया में ही बैन कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये भी नहीं है ना कि अगर देश की सरकार किसी तरीके का कानून बनाती है, किसी चीज को जरूरी बताती है और आप उस चीज को भी नहीं मानेंगे और अगर वो चीज आपकी आप पूरी नहीं कर पाते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप इस तरीके से देश को ही बंधक बना लेंगे, तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। अगर आज संसद में हमला बोला गया तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं है ना। मैम बिल्कुल हमला नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा मैम, सरकार कर क्या रही है? ना तो यूथ के लिए सरकार कुछ कर रही है, सोशल मीडिया को तो आप साइड कर दो। आज किसी को मार दिया जाता है, क्या सरकार कुछ कर देती है? पुलिस प्रशासन कुछ कर देती है? मैं तो बल्कि खुश हूं कि इतने सारे बंदे लोग इकट्ठे होकर के कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं मैम, वरना आजकल तो आवाज उठाती है, आवाज दबा दी जाती है। चलिए एक चीज तो है, एक चीज तो यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि जब हम सोशल मीडिया में अगर
50 बुराइयां नजर आती है तो उसकी 50 अच्छाइयां भी हैं। ताकत कम से कम बिल्कुल है एकजुटता मैम। नजर आई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक परिवार बने, एकजुटता तो आई। लेकिन सुमित जी, जिस बात पर यहाँ चर्चा हो रही थी कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति के बाद नेपाल में अगर अस्थिरता है तो इससे किसकी तरफ फायदा ज्यादा है? चीन को फायदा हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है, भारत को फायदा हो रहा है, या फिर अमेरिका को नुकसान हो रहा है? किस तरीके से इसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि चीन पर हम तो नहीं, मैं तो नहीं, जैसे आपने भी कहा, हम नहीं भरोसा करते चीन पर, किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकते। कंपनीज में काम करता हूं तो भी विश्वास नहीं करता हूं, आपकी तो बात छोड़ दीजिए। तो एज फार एज नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान जो आज की डेट में हो रहा है वो नेपाल के लोगों का हो रहा है। उनकी कंट्री हॉस्टेज है। और अगर आपने पहले शुरू में एक बात बोली थी जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि वहां पर जो ओली है उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, एक रोष है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, इसलिए उसको दबाने की कोशिश किया गया। मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर सहमत भी हूं और सहमत नहीं भी हूं। अगर सपोजिंग ये सारे के सारे सोशल मीडिया एप्स को भारत में बंद कर दिया जाए तो यही चीज भारत के लोग भी बोलेंगे। बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे जो बड़े बड़े चैनल्स में काम कर रहे थे, आजकल यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो हमेशा मोदी जी के खिलाफ बनाते हैं। वो सबसे पहले आएंगे कि क्योंकि हम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। तो ये आपको हमेशा ही पक्ष में और विपक्ष में आपको हमेशा लोग मिलेंगे। कई लोग वहां पे ओली को सपोर्ट भी करते हैं और कई उसके अगेंस्ट भी हैं, वो मोदी जी के अगेंस्ट भी हैं और फॉर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए इन सोशल मीडिया एप्स को बंद किया गया है, एक रेगुलेशन की बात है। मैं रेगुलेशन पहले बोला आपको, एससीओ के अंदर भी सभी ने मिलकर एक कहा था कि हमें रेगुलेशंस फॉलो करवाने पड़ेंगे इन सोशल मीडिया ऐप से। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो बड़े बड़े ऐप्स हैं ये तो गवर्नमेंट से भी पावरफुल है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उसकी गवर्नमेंट से ज्यादा तो इनकी नेटवर्क है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नेपाल की क्या हैसियत है कि हमें वो एक बड़ी खबर आ रही है, एक बिग ब्रेकिंग इस पर आ रही है, इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आ रही है, जरा फ्लैश कीजिए। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, ये बहुत बड़ी खबर है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफे की पेशकश की है। आज जिस तरीके से नेपाल में परिस्थिति हुई उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये परिस्थितियां बनी क्यों। नेपाल गृह मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा था कि नैतिकता के आधार पर यहां पर इस्तीफा होना चाहिए। नेपाल गृह मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अजय जी, कैसे लिया जाए इस खबर को? देखिए, ये पूरी साजिश है, सिर्फ ये एक बहाना है सोशल मीडिया का। आप अमेरिका धांधागर्दी करना चाहता है, वहीं पे बाइबल और टिकटॉक पेमेंट कर रहे हैं और अमेरिका खुद अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराता है और टैक्स लगाता है अमेरिका। ये सिर्फ भारत और चाइना के बीच में, चूंकि नेपाल है, अगर इसको डिस्टर्ब कर देंगे, अपने यहाँ उसमें ले लेंगे तो चाइना और भारत एक नहीं हो पाए। दूसरी आपको बताना है, इसमें चाइना के भी हाथ धुले नहीं है, ओली के भी धुले नहीं है। इन्होंने आंधी बोया था, अब तूफान काट रहे हैं। चाइना का भी, इसने भी नेपाल को बिगाड़ने में हाथ रहा और ओली को सबसे ज़्यादा घमंड था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही स्थिति है, 62 की बात है कि चाइनीज और कम्युनिस्ट पार्टी ये कहते थे कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था वो बंजर जगह है, ले गया चाइना, कोई बात नहीं। बाद में उनकी बात सच निकली। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इस समय विरोध कर रहे हैं, किसका? ओली का। दूसरी आपको बताने कतई, ये आपको बताने 7 दिन का मामला है रजिस्ट्रेशन का, बहाना है सत्ता पलट का। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक 35 लोग मारे जा चुके हैं, 800 लोग घायल हैं, 13 वहां के जिलों में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। भारत ने रेड अलर्ट कर दिया है। कुछ सोशल साइट से बैन हटा लिया गया है इस पूरे आंदोलन के बाद। और आपको बताना है, सरकार जाने का वो है, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया है पब्लिक ने, संसद के अंदर घुस गए। ओली के घर पे लगातार पथराव चल रहा, ओली भाग चुके हैं घर से और मंत्रियों के सामने ये पूरा तख्ता पलट है। वही स्थिति है, आली जनाब सेना आ गई। दूसरी आपको बता रहे हैं, जिस तरह नेपाल के राजा ढकेले गए थे, उसी तरह आज ये ढकेले जा रहे हैं। ओली ने भी कम आंधी नहीं बोई है, तूफान काट रहे हैं। ओली की तानाशाही से ही तो परेशान होकर एक आंदोलन शुरू हुआ था और बार बार ये कहा जा रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे शैलेंद्र जी, करप्शन की बात बार-बार करप्शन के अगेंस्ट में ही है आंदोलन, तो हकीकत। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो युवा उतरे, उनका ये कहना था कि इन सोशल मीडिया साइट्स के जरिए हम उस सच को सामने ला रहे थे जिसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसको आप कानून का नाम दे दें, आप उसको कह दें कि रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, और अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो क्या केवल ये एक एक्शन ले लेने से,
नेपाल की स्थिति बदल जाएगी? सोशल मीडिया पर आप बैन लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन का आप बहाना लेंगे, उसके बाद क्या नेपाल की परिस्थिति बदल जाएगी? क्या ये जो आक्रोश है, ये जन आक्रोश क्या थम जाएगा? शैलेंद्र जी। लावनी जी देखिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी चीज को अचानक बैन कर दें। यदि आपने किसी को समय भी दिया है कि 7 दिन का हम आपको रजिस्ट्रेशन का समय दे रहे हैं, तो बैन नहीं करना चाहिए था। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, बिना भ्रष्टाचार के आज तक बिना रजिस्ट्रेशन के सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नेपाल में कार्यरत थे। ये कैसे संभव है? ओली जी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया है कि वहां के लोग, वहां की जनता, वहां की ब्यूरोक्रेसी और वहां के पॉलिटिशियन सबको पता है कि ओली जी और ओली के कैबिनेट ने कितना भ्रष्टाचार फैलाया है। और ये इतने निरंकुश हो गए थे और इतने घमंडी हो गए थे कि इन्होंने भारत से भी अपने संबंध बीच में खराब कर लिए। ये सबको पता है। और भ्रष्टाचार तो इनकी रग रग में भरा है। हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है भाई, यदि हम देश में कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कोई कंपनी सोशल मीडिया की चल रही है, तो हम उस देश के कानून को मानेंगे। लेकिन आज तक आप क्या कर रहे थे? अचानक आपको कैसे याद आ गई? अचानक कैसे याद आ गई, ये बड़ा सवाल है। तो सुमित जी, क्या ये मान लिया जाए कि चीन को मैदान दे दिया गया है नेपाल की तरफ से? ये माने? चीन तो बहुत देर से नेपाल के अंदर एंटर किया हुआ है। और ज्यादा क्या वो कर दिया गया? क्योंकि ये जो आक्रोश है, इस बात पर भी आक्रोश था। बहुत सारे ऐसे नेपाल के लोगों से मेरी भी बातचीत हुई और उस पर हमने चर्चा भी की, एक बड़ा डिबेट भी किया, क्योंकि वहां के लोग ये नहीं चाहते कि नेपाल चीन के हाथों बिक जाए। और आज की तारीख में नेपाल चीन के हाथों बिक चुका है। ओली ने बहुत बड़ा काम किया है चाइना की एंट्री करवाने के लिए नेपाल के अंदर। पूरा कंट्रोल दिया है, इवन की BRI को भी वो नेपाल तक ले गए हैं। एंड वहां के जो लोग हैं, बिकॉज मैं भी नेपाल के लोगों से बहुत काम करता हूं यहाँ से, एंड मुझे मालूम है कि वहां पे जो लोग हैं वो एक ही चीज चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए, राजा जो है वापस चाहिए। हमें ये कम्युनिस्ट की कंट्री जो ये गवर्नमेंट है, ये हमें नहीं चाहिए। चाइना का इन्फ्लुएंस हमें नहीं चाहिए। बिकॉज उन्हें मालूम है कि एक बार चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया तो इनकी पुश्तें जो है गिरवी हो जाएंगी चाइना के हाथों में। वो नेपाल के लोग नहीं चाहते हैं। एंड ये जो आक्रोश है, आप सोच के देखिए, भारत के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, वो म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये नेपाल रह गया था। यहाँ सब कंट्रीज में अंदर सेम पैटर्न है। वही सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं, प्रेसिडेंट के घर को घेर लेते हैं और गवर्नमेंट को गिरवा देते हैं। आपको याद होगा कि भारत के अंदर भी इन्होंने कोशिश किया था, बेशक वो किसान आंदोलन के नाम पर हो, वो किसी भी और वजह रखी हो, लेकिन प्लान वही था। लेकिन भारत में वो कर नहीं सके। लेकिन आसपास उन्होंने सब जगह पर टेस्टिंग ग्राउंड में उन्होंने टेस्ट कर लिया कि किस तरह से गवर्नमेंट को गिरवाना है। तो ये जो नेपाल में किया जा रहा है, अगेन इट्स अ टेस्टिंग ग्राउंड। बार बार बोल रहा हूं, वो अमेरिका भी टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। नुकसान नेपाल को हो रहा है। नुकसान नेपाल को हो रहा है और इसमें जरूरत अब यह है कि भारत से भी एक आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि नेपाल और भारत का रिश्ता बेटी और रोटी का है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत संवेदनशील चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि जो बातें आप लोगों ने कही है, ये बातें हर कोई समझेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे अस्तित्व का सवाल था, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल था, यहाँ पर सरकार और युवा के बीच में सामंजस्य का सवाल था। और यहाँ पर साफ तौर पर अमेरिका, चीन और भारत, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल किस पर ज्यादा भरोसा करे, किसके साथ चले, इसका भी सवाल था। सवाल कई है, हालांकि इन सवालों के बीच में अब तक जो खबर आ रही है, गृहमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर बैन हटा लिया गया है। लेकिन अगर आक्रोश उठ खड़ा हुआ है, तो क्या यह आक्रोश आगे भी जारी रहेगा, या फिर नेपाल की सरकार आज के आक्रोश को देखकर चेतेगी और एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी? नजर बनी रहेगी। फिलहाल जवाब तो चाहिए वह भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।